हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम जानेंगे वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में, जातिवाद की समस्या या फिर जातिवाद, इसके बारे में तो आप परिचित होंगे, जिसमें कहा जाता है कोई नीच जात का है, कोई ऊंच जात का है, या फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये सब सभी समस्या तो जानेंगे इस वीडियो के पार्ट के माध्यम से कि क्या जब शुरुआत हुआ वर्ण व्यवस्था का तो क्या उस समय भी आज की तरह जन्म के आधार पर बनाया जाता था कि कोई जन्म लिया तो उसको उस जाति में रखा गया, उस वर्ण में रखा गया? नहीं। तो कैसे क्या व्यवस्थाएं थी शुरुआत के समय में, उसको जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वैदिक काल के समय कैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उसको भी जानेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा है कि वैदिक काल के समय में कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख नदियाँ थी, कौन कौन से देवता थे और उस समय की व्यवस्थाएं क्या थी, उस समय क्या प्रचलन में था, सब हमने पिछली वीडियो में देखा। और उन सभी वीडियो का आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो इस पार्ट में जानते हैं कि वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा जो कि हम देखते हैं, इसकी चर्चा जो की गई है वो आपको सबसे शुरुआत वेद यानी कि ऋग्वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक में ही इसको चर्चा देखने को मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इस शुरुआती दौर में जब ऋग्वैदिक काल था, यानी कि 1500 से लेके 1000 BC, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा, उस समय जो वर्ण व्यवस्था था, यानी कि ऋग्वैदिक काल के समय का जो वर्ण व्यवस्था था वो पूर्णतः आधारित था कर्म पे, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे आपको उस वर्ण में रख दिया जाएगा। अब वर्ण होते कौन कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो वर्ण की जब हम बात करते हैं, वर्ण, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको बांटा गया है 4 भाग में। सबसे पहला हमारा है, सबसे ऊपर रखा जाता है वह है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और जो हमारा चौथा है वो है शूद्र। ये 4 वर्ण हैं और ये चारों वर्णों की जो है इस वर्ण व्यवस्था की चर्चा कहाँ पे है? तो ऋग्वेद। और ऋग्वैदिक काल में जो रखा गया, व्यवस्थाएं जो बनाई गई, उसमें क्या बनाया गया? उसमें व्यवस्था बनाएगा कि जो भी व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उस कर्म के आधार पे, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, नॉलेजेबल व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, उसको हम ब्राह्मण में रख देंगे। कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई रक्षा करने का काम कर रहा है, उसको हम क्षत्रिय में रख देंगे। जो व्यवसाय कर रहा है, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, वो व्यवसाय अगर कर रहा है तो आपको वैसे में रखाएगा, यानी कि पैसा कोई भी चला रहा हो, कर रहा हो। जो सेवा लोग कर रहे हैं, जैसे कि आज की सेवा क्षेत्र के बारे में आप तो जानते ही होंगे। सेवा क्षेत्र में बहुत सारे सेक्टर आते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है, वो भी तो सेवा दे रहा है, लोगों को बैठा कर ले जा रहा है, पहुंचा रहा है, तो वो भी, तो जितना भी सेवा कर रहे हैं लोग शूद्र के अंदर आएंगे। तो ये एक व्यवस्था बनाया गया उस समय। लेकिन इस व्यवस्था को जब उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल में ये कर्म के आधार पर ये आ गया वंश पे, यानी कि जो कर्म पे निर्धारण किया जाता था कि कौन सा वर्ण में कौन सा व्यक्ति होगा, वो आ गया कि अब वर्ण पे नहीं, अब जो व्यक्ति जिस वंश में, जिस वर्ण के व्यक्ति से जन्म लेगा, अब उसी का वो जो है वर्ण माना जाएगा। यानी कि कोई ब्राह्मण का अगर बेटा है तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। ये कहाँ से आया? उत्तर वैदिक काल से निकल के आया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस चर्चा में भी रहता है कि ऐसा होना चाहिए, या पहले की जो व्यवस्थाएं थी, ऋग्वैदिक काल की जो व्यवस्थाएं थी, वैसा होना चाहिए था। इस पर बहस भी होते रहते हैं, या जातिवाद व्यवस्था रहनी चाहिए या फिर वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, इस पर बहस होते रहते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं देखने को मिली। और इसके साथ साथ ये चारों जो है इसको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि वैदिक काल में, जब हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल के और सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी? ये भी एक समाज का व्यवस्था ही था। उसके साथ साथ और क्या क्या व्यवस्थाएं थी जो वैदिक काल में प्रचलन में थी और जिससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो वैदिक काल की जब व्यवस्था की बात करते हैं, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, तो उस समय का जो समाज था वो संगठन में बटा हुआ था कुछ मुख्य। उसमें से संगठन कौन कौन से थे? सबसे पहला जो था वो था हमारा सभा,
दूसरा था समिति और तीसरा था विदय। सभा, समिति और विदय, ये तीन उस समय के संगठन था जो कि सामाजिक व्यवस्था को चलाता था, जिसमें सबसे पहला सभा था जिसकी चर्चा कितनी बार की गई है, 8 बार। समिति की चर्चा कितनी बार मिलती है, 9 बार। और आपको विदय की चर्चा कितनी बार मिलती है, तो 122 बार। यानी कि सर्वाधिक चर्चा किसकी देखने को मिली है, विदय की। अब सभा क्या था, तो सभा जो था वो साधारण लोगों के लिए था, जो निम्न के साधारण वर्ग के लोग थे, साधारण वर्ग के लोग थे, उनके लिए सभा था। समिति किन के लिए बनाया गया, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो उच्च वर्ग के लोग के लिए क्या बनाया गया, समिति बनाया गया। विदय किसके लिए बनाया गया, तो विदय बनाया गया दोनों के लिए, यानी कि मिश्रित लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक मिश्रित बनाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, विदय के नाम से जानते हैं। अब इस सभी में अगर बात करते हैं सभा, समिति और विदय, तो इसमें से दो प्रमुख आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में आपको प्रश्न एक आता है कि प्रजापति की 2 बहनें किसे माना जाता है। तो प्रजापति की 2 बहनें कौन कौन सी है, सभा और समिति। प्रजापति की 2 बहनें कौन कौन सी है, सभा और समिति। और इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो इसकी चर्चा मिलती है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसकी चर्चा मिलती है, सभा और समिति, 2 किसकी बहनें हैं, प्रजापति की 2 बहनें किसे माना जाता है, सभा और समिति की। और इसकी चर्चा कहाँ पे है, अथर्ववेद में। सभा कितनी बार चर्चा की गई है, 8 बार। समिति कितनी बार चर्चा मिलती है, 9 बार। सर्वाधिक चर्चा किसकी मिलती है, विदय की, 122 बार। तो ये आपको जो है सामाजिक व्यवस्था उस समय की देखने को मिलती है। इसके साथ साथ क्या था, इसके साथ साथ उस समय जो भूमि पे कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसको बोला जाता था बलि। यानी कि उस समय जो कर लगता था, कर यानी कि टैक्स जो लगता था, उसको क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। यानी कितना बलि देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ उस समय के जो घड़ा होता था उसको मृदभांड कहा जाता था। और कई तरह के उस समय के मृदभांड प्रचलित है, जैसे कि धूसर मृदभांड, चित्रित वर्णित मृदभांड, उसके साथ साथ काला मृदभांड। ये सब मृदभांड जो है उस समय के प्रचलन देखने को मिलते हैं, जिसमें से चित्रित धूसर मृदभांड का चर्चा आपको देखने को मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड, इसकी चर्चा कहाँ पे है, तो उत्तर वैदिक काल में। और वर्णित मृदभांड की चर्चा कहाँ पे है, ऋग्वैदिक काल में। ये आपको प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चित्रित धूसर मृदभांड की चर्चा कहाँ पे है, उत्तर वैदिक काल में। और वर्णित मृदभांड की चर्चा कहाँ पे है, तो ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उस समय जो है प्रमुख रूप से 3 यज्ञ बहुत ज़्यादा होते थे। और वो कौन कौन से यज्ञ हैं, तो उसमें से उसको भी हम देख लेते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं तो पूरा जानना जरूरी है, जहाँ जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यज्ञ उस समय कौन कौन से होते थे, यज्ञ जो होते थे वो कौन कौन से यज्ञ होते थे उस समय का यज्ञ। उस समय जो है अश्वमेघ यज्ञ प्रचलन था, जिसके बारे में आप सुने ही होंगे, अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ किस लिए कराया जाता था, तो एक तरह से युद्ध के लिए निमंत्रण था। घोड़ा को यज्ञ किया गया, घोड़ा को छोड़ दिया गया, जो इसको अगर जिस क्षेत्र में चला गया वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा। अगर उस क्षेत्र का अगर राजा इतना शक्तिशाली है तो हमसे लड़ ले, उसके पीछे सेने लगाए जाते थे। तो ये अश्वमेघ यज्ञ हो गया, जिसमें अश्व को छोड़ा जाता था। फिर होता था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ यह किस लिए, तो एक तरह से जो है सेना के तैयारी के लिए जो है यज्ञ, अभी जो युद्ध अभ्यास जो होते हैं, सेना का जो अभ्यास कराया जाता है, उसके उस तरह से जो है वाजपेय यज्ञ कराया जाता था पहले, युद्ध से पहले की जो तैयारियां होती थी उसके लिए। और फिर होता था राजसेय यज्ञ। राजसेय यज्ञ, अब राजसेय यज्ञ किस लिए था, तो राजसेय यज्ञ की बात करते हैं तो शपथ ग्रहण जब होता था, जैसे कि राजा कोई बन गया तो उसका शपथ ग्रहण, आज जैसे कि प्रधानमंत्री कोई बने, राष्ट्रपति बने, या कोई भी पद के लिए शपथ ग्रहण कहा जाता है कि आप शपथ लीजिए कि आप इसकी रक्षा करिएगा, कोई भी ऐसे काम नहीं कीजिएगा जिससे कि इस पद का गरिमा को नष्ट हो या फिर उसको हानि हो। तो इस प्रकार की जो शपथ दिलाई जाती है उसके लिए कौन से राजसेय यज्ञ कराया जाता था। तो इस प्रकार के 3
यज्ञ भी उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं में थी जो कि उस समय होते थे। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ हो गए, मृदभांड के बारे में हो गया, या फिर आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में हो गया, या फिर 3 संगठन जो हो गया जिसमें से आपको सभा, समिति और विदय, ये सब के बारे में उसकी चर्चा कितनी बार की गई है, ये सब के बारे में सभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से हर एक पॉइंट को हमने कवर किया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि षष्ठ दर्शन यानी कि 6 दर्शन होते हैं, और उन 6 दर्शन के बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अंतर है हमारा वैदिक काल में और पिछला जो हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या डिफरेंस है उसको जानने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।